हेलो बच्चों, वेलकम टू योगिक क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग वेक्टर्स अलजेब्रा की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक करा दिए थे, तो आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और उसके आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, एक वेक्टर दिया हुआ है एक्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये ब्रैकेट के अंदर है, इज अ यूनिट वेक्टर। ये एक यूनिट वेक्टर है, आपको गिवन है। ओके, तो सबसे पहले मान लीजिए अब ये ए वेक्टर है, तो ये वेक्टर लेट कर लिया आपने। तो इसको जब वो ओपन करोगे तो क्या बनेगा एक्स आई कैप एक्स जे कैप प्लस एक्स के कैप, राइट। अब आपको क्या बोला है, एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है इफ इट इज अ यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर की कंडीशन क्या होती है कि ये जो मैग्नीट्यूड होता है ना यूनिट वेक्टर का, ये आपने पढ़ा होगा, ये 1 होता है। और मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है यूनिट वेक्टर का, अंडर रूट ए स्क्वायर ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर, ऐसे ही होता है ना। तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे ना तो क्या निकलेगा, इसका ए भी एक्स है, बी भी है, सी भी है, तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, राइट। अब दोनों साइड स्क्वायर कर लो आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखो ये तो 3x स्क्वायर बन जाएगा और ये तो 1 ही रहने वाला है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 1/3। ठीक है, तो ये सॉरी 1/√3, क्योंकि अंडर रूट है ना, अंडर रूट उधर जाएगा तो 1/√3 आ जाएगी। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई एक्स की, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√3। अब हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आपको आते ही रहेंगे एग्जाम में। तो क्या लिखा है, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड। मान लो आपको जो वेक्टर निकालना है वो है ए वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए तो नहीं ले सकते क्योंकि ए क्वेश्चन में पहले से दे रखा है। चलिए हम ले लेते हैं सी वेक्टर, ठीक है। तो आप उसको मान लीजिए सी वेक्टर है राइट। तो फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स। सी वेक्टर है ये आपका, सी वेक्टर को लेट कर लो, ठीक है। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपको रखना है 5, राइट। एंड क्या लिखा है, एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स। इस वेक्टर और उस वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप, इसका और इसका रिजल्टेंट है, राइट। इसका और इसका रिजल्टेंट है। तो कौन सा वेक्टर बोला है आपका, बी वेक्टर। बी वेक्टर आप नोट कर लीजिए क्या है आपका। इसमें बी वेक्टर दे रखा है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। तो ये देखो रिजल्टेंट कैसे निकलता है, हमेशा आपको पता ही है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इन दोनों को ऐड करके जब आप इसे ऐड करोगे तो बनेगा 3i कैप, ये बनेगा प्लस जे कैप फिर प्लस 0 के कैप, राइट। तो ये प्लस 0 के कैप वाला टर्म बन जाएगा। तो ये जो है आपको निकालना क्या है, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 पैरेलल टू द रिजल्टेंट। आपको एक बात मैं बता देता हूँ, जब बोला है ना कि इसके पैरेलल निकालना है, यानी आपको डायरेक्शन तो कैसे मिलती है, यानी कि इसके पैरेलल डायरेक्शन कैसे मिलेगी, जब आप इसका यूनिट वेक्टर निकाल लोगे। सी वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, वाई, ताकि आप डायरेक्शन का यूज कर सको। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आपको किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन जाननी हो, मेन सिर्फ डायरेक्शन से लेना देना हो, उसके मैग्नीट्यूड से नहीं, तो आप क्या करते हो, हमेशा यूनिट वेक्टर निकाल देते हो। और यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये इस फॉर्मूले से निकाल लोगे आप। तो यहाँ पे बनता है 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। आपको ये आना चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ सी निकालना। मैग्नीट्यूड ऑफ सी तो आराम से निकल ही जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, है ना। वही सेम चीज मैंने यहाँ पे लिख दी। तो ये बनता है 3i कैप प्लस जे कैप अपॉन अंडर रूट 10, राइट। अंडर रूट 10 आ गया। तो ये इसका यूनिट वेक्टर क्या बना, इतना जे कैप 1/√10 जे कैप, राइट। अब ये आपने क्या निकाला है, ये डायरेक्शन निकाल ली। और आपको क्या बोला है भाई, एक जो नया वेक्टर निकालना है ना, यार इसको ना, सॉरी, इसको स्टार्टिंग में ना डी वेक्टर ले लो। रीजन, जो भी नया वेक्टर एक्चुअली मैंने निकाला नहीं ना, इसको डी वेक्टर लेट कर लो, ठीक है। तो आपको एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड इतना है और उसकी डायरेक्शन ये है। तो आपको सिखाया हुआ है कि वो वेक्टर कैसे निकाला जाता है। आपको क्या करना है, जितना भी मैग्नीट्यूड रखना है ना, मैग्नीट्यूड से 5 रखना है, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो इस सी कैप को। इससे क्या होगा, ये जो आपका डी वेक्टर निकलेगा ना, उसकी डायरेक्शन होगी सी वेक्टर की, यानी वो पैरेलल बोला है ना, पैरेलल और मतलब सेम डायरेक्शन हो जाएगी। तो यानी ये जो नया वेक्टर निकलेगा आपका, वो डायरेक्शन होगी उसकी सी, बट उसका मैग्नीट्यूड होगा 5। तो जब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 इंटू ये लिख देना 3/√10 आई कैप प्लस 1/√10 जे कैप। तो ये आपका जब मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 15/√10 आई कैप प्लस 5/√10 जे कैप।
तो आपका क्या कहते हैं फाइनल आंसर इतना आ जाएगा। और इसको आप क्या कह सकते हैं, रैशनलाइज भी कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो रैशनलाइज इट। तो रूट टेन से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको भी रूट टेन से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा ऊपर का ये आई थिंक सो ये आपका आ जाएगा 3 बाय समथिंग आ जाएगा, 3/2, 3/2 ठीक है, 3/2। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, ये ना आपकी वैल्यू प्लस माइनस दोनों आएंगी। इसका रीजन है, इसका रीजन ये है, देखो ये जो है ना बेटा, ये डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर इतना है तो डी वेक्टर को ना हम क्या कह सकते हैं, ऐसे अगर मॉड्यूलस का साइन है एक्चुअली, अभी आपको बताता हूँ मैं जो चीज समझाना चाहता हूँ। इसमें जब भी आप वैल्यू निकालोगे ना, आप प्लस माइनस दोनों का साइन यूज करोगे, इस चीज का ध्यान रखना। अब बता देता हूँ रीजन भी। देखिए जब आप मैग्नीट्यूड निकालते हो ना, तो चलो पहले इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये आपका आ जाएगा 3/2 रूट 10 i कैप प्लस रूट 10, इससे रूट 10/2 जे कैप, जब आप रैशनलाइज करोगे। अब ध्यान रखना, आप इसके यहाँ पे ना प्लस माइनस का साइन लगा लो। प्लस माइनस का साइन क्यों लगाना है क्योंकि आप देखिए इसकी जगह प्लस लगा लो या फिर आप माइनस लगा लो, इसका जब आप मैग्नीट्यूड निकालोगे ना भाई, वो 5 ही आएगा। क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालते समय जो ये मान लो प्लस 3 बाय इतना का स्क्वायर कर रहे हो या नेगेटिव का स्क्वायर कर रहे हो, आपका मैग्नीट्यूड तो बेटा 5 ही आने वाला है। इस चीज का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो इस वजह से ही आपका ये जो आ रहा है ना, प्लस माइनस के साइन हमेशा लगेंगे, ध्यान रखना। जब भी आपको एक वेक्टर निकालना पड़ेगा ऑफ गिवन मैग्नीट्यूड इन अदर डायरेक्शन, तो आपको प्लस माइनस हमेशा डालना पड़ेगा, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड तब भी 5 आएगा पॉजिटिव के केस में, नेगेटिव के केस में भी 5 आएगा। 7 तो सेम ही था। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, ये काफी इजी है। मैं आपको यहाँ पे जस्ट हिंट दे रहा हूँ, पूरा सॉल्व नहीं करके दिखा रहा। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ ए वेक्टर, आपको एक ए वेक्टर दिया हुआ है और दूसरा दे रखा है बी वेक्टर, ठीक है। और ये दोनों बी वेक्टर और एक और वेक्टर दिया हुआ है सी वेक्टर। आपको बोला है फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर। अब मान लीजिए आपको बोला है कि ये एक नया वेक्टर है, 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, ये एक नया वेक्टर मान लो डी वेक्टर। आपको ये बोला है आपको एक क्या कहते हैं नया वेक्टर निकालना है जो इसके पैरेलल हो। आपको वही काम करना है, पहले आप इसकी वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे, बस ए वेक्टर की वैल्यू यहाँ पुट करो, बी की और सी की वैल्यू पुट करो, एक नया वेक्टर आ ही जाएगा। जो नया वेक्टर आएगा ना उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेना आपको। क्यों, क्योंकि यूनिट वेक्टर से आपको क्या मिल जाती है, अच्छा यूनिट वेक्टर ही निकालना है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल, बस इसमें तो और कुछ रहा ही नहीं। तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा आपका। और उसमें एक चीज का ध्यान रखना, आप फिर से प्लस माइनस यूज कर सकते हो, ठीक है। यूनिट वेक्टर भी निकालोगे आप, उसमें प्लस माइनस दोनों टर्म्स यूज कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड आपका क्या रहता है, चाहे प्लस हो ओवरऑल या माइनस हो, आंसर आपका हमेशा सेम है। तो आपका निकल जाएगा इससे यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए क्या लिखा है, शो दैट द पॉइंट्स, एक पॉइंट दे रखा है ए, ये कोऑर्डिनेट्स में दे रखा है, आप इसके पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो। अगर नहीं आता निकालना तो आप प्रीवियस वीडियोस देखोगे, आप मैंने सिखाए हुए हैं कि कैसे पोजीशन वेक्टर निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ऐसे बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, राइट। आपको ये करना है, शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, फाइंड द कोलिनियर होने का मैंने आपको सिखाया हुआ है कैसे कोलिनियर प्रूव किया जाता है। सबसे पहले तो एक चीज है, आप क्या करने वाले हो, पहले तो ये पोजीशन वेक्टर दिए हुए, राइट। आप क्या करना, आप पहले ए बी वेक्टर की वैल्यू निकालना, फिर बी सी वेक्टर की वैल्यू निकालना, फिर ए सी या सी ए वेक्टर की वैल्यू निकालना, राइट, सी ए वेक्टर की। अब क्या करना है, इसके नेक्स्ट स्टेप में इन सब के मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगर ध्यान देना, अगर किसी भी दो का सम मैग्नीट्यूड का तीसरे के बराबर है, किसी भी दो का कह रहा हूं मैं, तीसरे के बराबर है, मान लो इसका 5 था, इसका 6 था और इसका मान लो 11 था, तो इन दोनों का सम इसके बराबर आ गया ना। अगर ये इक्वेशन बन जाती है, या फिर उल्टा भी हो सकता है, ये 5 हो ये 11 हो, या फिर क्या कहते हैं ये 5 हो ये क्या कहते हैं 5 6, मतलब कोई भी हो सकता है, ये 11 हो और ये 6 हो, ठीक है। तो ये भी हो सकती है कंडीशन। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है किसी भी दो का सम तीसरे के बराबर अगर आता है, देन यू कैन से दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। अब ये कोलिनियर तो आप प्रूव कर दोगे, कोलिनियर के बाद क्या बोला, एंड फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए सी।
तो आपको ये बताना है, एक चीज तो क्लियर ही हो गई कि भाई बीच में बी आ रहा है, बीच में क्या आ रहा है भाई, बी आ रहा है, राइट। तो अब आपको ये बताना है कि किस रेशो में ये डिवाइड कर रहा है। तो एक सिंपल सी तो चीज यहाँ से आप क्लियर ही कर लोगे कि ए बी प्लस बी सी, ये जो है ना इन दोनों का सम इसके बराबर आएगा। यहाँ से अगली लाइन से ही पता चल गया कि बी किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, राइट। तो ये आपको मैंने फॉर्मूला सिखाया ही हुआ है। रेशो में जब भी हम करते हैं ना तो हम क्या करते हैं, K:1 ले लेते हैं रेशो, राइट। आपने ये 10th क्लास में भी सीखा होगा। ये आप क्या कहते हैं, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है उसमें आपने सीखा हुआ है कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं आता तब भी मैं इसको बता देता हूँ। अब आप देख लीजिए, आपने यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा ही हुआ था। आप एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे ना बेटा पोजीशन वेक्टर आएगा एक। यहाँ पे अगर आपको याद हो क्या कहते हैं, फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप इसको ना K:1 लेट कर लीजिए, राइट। और आपने ये भी चीज सीखी हुई थी कि क्या कहते हैं, ये निकालेंगे कैसे, देखो आपके पास इसका पोजीशन वेक्टर है, आपके पास इसका ही पोजीशन वेक्टर, आपके पास इसका भी है। तो इसके पोजीशन वेक्टर जो होते हैं हम फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो मान लो फॉर्मूला पता है कैसे लगेगा, ओ बी वेक्टर, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ठीक है। अब क्या करेंगे, उसको के से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू के साथ होगा ओ सी वेक्टर मल्टीप्लाई, प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा आपका ओ ए वेक्टर, अपॉन नीचे आएगा k+1, राइट। अब आपके पास ये वेक्टर ऑलरेडी प्रेजेंट है, और ये वेक्टर आपको कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, आप देख लीजिए। क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है 50-2, यानी कि 5i कैप प्लस 0j कैप माइनस 2k कैप इज इक्वल्स टू, इस k की जगह k ही रहने दो, ये ओ सी वेक्टर देख लो आपको कितना दे रखा है, सी के कोऑर्डिनेट्स देख लो, उससे निकल जाएगा 11i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, राइट। फिर ये जो आपका आएगा प्लस 1 इंटू ओ ए वैक्टर, यानी कि आई कैप, ओ के कोऑर्डिनेट्स ए के कोऑर्डिनेट्स देख लो, आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 8k कैप, अपॉन ये नीचे हम एज यूजुअल लिखेंगे वही k+1, राइट। अब आपका काम बहुत सिंपल है, इनको नॉर्मली ऐड करके सिर्फ कंपेयर करना है। तो जब बेटा आप कंपैरिजन करोगे ना, देखो आई कैप वाले टर्म आई कैप के साथ, लेकिन ये हो जाएगा 11k आई कैप, तो बेटा ये बन जाएगा आपका 11k+1 आई कैप। देख लेना भाई, इसको जब ओपन करोगे ये 1 आई कैप है, ये 11k आई कैप होगा, तो 11k आई कैप में 1 आई कैप ऐड करोगे तो इतना आ जाएगा, राइट। फिर इसी के बाद ऐसे सिमिलरली आपको आगे चलना है भाई, ठीक है। या फिर आप एक काम भी कर सकते हो, इसको इधर भेज दो, ये जो k+1 है इसको भी इधर भेज दो, फिर आपको सिर्फ कंपैरिजन करना है। ये वाला आपका बन जाएगा 5k+1 आई कैप प्लस 0j कैप माइनस 2k+1 k कैप इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे क्या बनता है, 11k+1 आई कैप। अब देख लीजिए यहाँ पे ये जो है, इसको और इसको आप इक्वेट कर लो, दोनों के आई कैप को इक्वेट कर लो, कितना आ जाएगा भाई, 5k+1, 5k+5 हो जाएगा क्योंकि ये 5 है ना, इज इक्वल्स टू 11k+1। तो इसको इधर भेजो, 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 6k, 4 इज इक्वल्स टू 6k, k इज इक्वल्स टू 2/3 आ रहा है, तो आप देखोगे आपका आंसर 2/3 ही आ रहा है। बस कंपैरिजन करना था हमें, लेफ्ट हैंड साइड का जो आई का कंपोनेंट है और जो राइट हैंड साइड में आई का कंपोनेंट आया उसको कर लो। बाकी के कंपोनेंट्स लिखने जरूर है बट कंपेयर सब करके नहीं दिखाने आपको। तो अब देखिए, अब यस। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, आपको पूछा फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ a point R which divides the line joining the points P and Q। तो यानी कि एक लाइन है P and Q, ठीक है। इसको ज्वाइन करते हुए क्या कहते हैं, ये आपका कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर है R, आपको निकालना है ये, ठीक है। इसमें बोला है लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड Q हुज पोजीशन वेक्टर R। अच्छा, इसके पोजीशन वेक्टर आपको दे दिए, 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, एंड नेक्स्ट इज a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। अब आगे वर्ड डाला हुआ है एक्सटर्नली, यानी बेटा ये जो पॉइंट होगा ना बेटा, ये बाहर की साइड होगा, ना कि अंदर की साइड। तो ये होगा आर बाहर की तरफ, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एक्सटर्नली के केस में, बस बेटा जो फॉर्मूला बनता है ना आपका सेक्शन फॉर्मूला वाला, वो उसमें प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस आएगा, अभी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो 1:2 रेशो में बोल दिया, तो ये आपका रेशो जो बन जाएगा वो बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 पार्ट, और यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा 2 पार्ट, ठीक है। तो 1:2 पार्ट बोल दिया, एक्सटर्नली है ये, ठीक है। ऑल्सो शो दैट
P इज मिड पॉइंट ऑन लाइन दिस, तो ऑटोमेटिकली सिंपल सी बात है, अगर ये 1 है और ये 2 है तो ये बाकी बचा भी तो 1 ही पार्ट होगा, तो ये मिड पॉइंट ही तो हुआ, ये आपको प्रूव करना है, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए, सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, आपको वो निकालना है, क्या कहते हैं, ओ आर। ओ आर, क्योंकि ओ आर क्या है उसका, पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर आपको निकालना सिखाया ही है यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओ आर वेक्टर इज इक्वल्स टू, देखो ये पी वेक्टर है ना, तो पी वेक्टर के साथ लगेगा आपका 2, यानी 2 इंटू पी वेक्टर, ओ पी वेक्टर, प्लस 1 के साथ लगेगा क्यू वाला पार्ट, 1 इंटू ओ क्यू वेक्टर अपॉन 2 प्लस, ओ सॉरी एक चीज का ध्यान रखना यार, ये मैंने अभी आपको बताया ना एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो ये बीच में माइनस आएगा, जहां जहां प्लस था वहां वहां पे माइनस आ जाएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए आपका कितना बन रहा है, ओपी वेक्टर था आपका इतना, तो इसका डबल कर लो, 4a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर माइनस, ये तो एज इट इज लिखा जाएगा, माइनस ए वेक्टर, मैं ब्रैकेट भी साथ में खोल रहा हूँ भाई, नेगेटिव, चलो छोड़ो कंफ्यूजन ना हो आपको, इतना रहे, ठीक है, अपॉन 1, तो दैट इज ये आपका आ जाएगा 3a वेक्टर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 5b वेक्टर, तो देख लो भाई आपका, और क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर आ गया, ओ आर वेक्टर इतना, राइट, ये तो इतना आ गया। अब इसके बाद आपका सिर्फ एक सिंपल सा काम है, ये प्रूव करना है कि क्या कहते हैं, ये जो है ना, ये है इसका मिड पॉइंट, तो देखो जैसे हर चीज को सॉल्व करते हैं ना आप, यहाँ पे मिड पॉइंट चीज भी आती है, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये मान लो कि आपका ओ आर वेक्टर है ना प्लस ओ क्यू वेक्टर, इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2 अगर इसके बराबर आ जाता है, तो आप ये समझ लो कि भाई ये मिड पॉइंट है, क्योंकि बीच का पॉइंट है, ओ आर वेक्टर प्लस दिस अपॉन 2, यानी इन दोनों वेक्टर्स का एवरेज, अगर सेंटर, अगर एवरेज निकालते हैं तो सेंटर मिल जाता है इसका, तो आप चेक कर लेना भाई कि ये इसका कितना आता है, तो आप यहाँ पे देख लेना, मेरे हिसाब से आपका बन जाएगा मिड पॉइंट, ओ आर वेक्टर जो भी आया दैट इज दिस 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर प्लस ओ क्यू वेक्टर, देख लो भाई ओ क्यू वेक्टर आपका कितना था, ए वेक्टर माइनस 3b वेक्टर अपॉन 2 कर लो, तो देख लो भाई ये तो उतना ही आ रहा है, 3 प्लस ए, 3 प्लस 1 4 अपॉन 2 करोगे तो भाई जब मैं सेपरेट कर दूंगा डिनोमिनेटर्स, तो ये 2a वेक्टर आ जाएगा, 5 में से 3 है, ये 1 प्लस b वेक्टर आ जाएगा, और ये देख लो किसके बराबर आ रहा है आपका, ओपी वेक्टर के बराबर, हेंस यू कैन से दैट इट इज द मिड पॉइंट ऑफ आर एंड क्यू वेक्टर। अच्छा बच्चों एक चीज सुनो, काफियों के मन में डाउट आ रहा होगा कि यार ये हम वेक्टर क्यों लगा रहे हैं, ओआर वेक्टर क्यों ले रहे हैं, तो देखो इसका मतलब ये है, आपने अगर सेक्शन फॉर्मूला पहले पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, तो आपने देखा होगा वहाँ कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से बात होती थी, इसकी जगह क्या लिखते थे हम लोग, कोऑर्डिनेट्स लिखते थे उस पॉइंट के, बट यहाँ पे वेक्टर लिख रहे हैं, वो क्यों, क्योंकि बेटा कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं ना वो होते हैं कार्टेशियन प्लेन में, और कोऑर्डिनेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट्स को पोजीशन वेक्टर, कार्टेशियन प्लेन के अंदर पोजीशन कौन डिफाइन करता है, कोऑर्डिनेट्स, और यहाँ पे कौन डिफाइन करता है, पोजीशन वेक्टर, और आपको मैंने सिखाया हुआ है पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, ओरिजिन की रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, तो ये वेक्टर प्लेन के अंदर हम हमेशा क्या यूज करेंगे, पोजीशन वेक्टर, दैट्स वाई यहाँ कोऑर्डिनेट्स की जगह मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पोजीशन वेक्टर लिख रहा हूँ उस पॉइंट का, ना कि उसके कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ। अब आप देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ देखिए क्या दे रखा है, द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, आपको पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड ले रखी है, मान लो मैंने इसको ले लिया ए वेक्टर, दूसरी साइड को ले लिया मैंने बी वेक्टर, आपको बोला है फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, तो देखो कितना सिंपल है, आपको सबसे पहले किसी भी चीज का अगर यूनिट वेक्टर निकालना होता है ना, तो पहले आप क्या करो, सॉरी क्या लिखा है, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, तो आपका यहाँ पे काम है इसका डायगोनल का वेक्टर निकालने का, अगर आपको याद हो आपने पढ़ा था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसमें आपने ये सीखा था कि अगर ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, तो इसका जो डायगोनल होगा वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, जो सी वेक्टर होगा वो होगा इन दोनों के सम से रिप्रेजेंट, राइट, तो अगर आपको पैरेललोग्राम की दोनों साइड्स के वेक्टर्स दे रखे हैं, तो आप उसके डायगोनल वेक्टर बहुत इजीली निकालोगे, कैसे, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का सम करके, जो क्वेश्चन में दे रखा है ना आप उसका सम करके एक वेक्टर निकाल लो, राइट, अब क्या करना है, आपको क्या कहते हैं, एक यूनिट वेक्टर निकालना है इसके पैरेलल डायरेक्शन में, तो बहुत इजीली निकल गया, तो कैसे निकाल सकते हो भाई यूनिट वेक्टर, कैप कैप डाल के, सी कैप क्या होगी, जो सी वेक्टर निकाला और इससे ये कर दिया, राइट, इतना आ गया,
इससे क्या आ गया आपका यूनिट वेक्टर उसकी उसकी डायरेक्शन में, क्या कहते हैं, डायगोनल की डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। और उसी को आप पैरेलल बोल सकते हो, ध्यान रखना, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल इतना आ जाएगा, ठीक है। और ये डायगोनल का भी यूनिट वेक्टर माना जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना। तो ये यूनिट वेक्टर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें कुछ और दे रखा है, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। अरे सिंपल है यार, मैंने आपको यहाँ पे बताया था क्रॉस प्रोडक्ट से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको सिखाया गया था कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट है भाई, ये ध्यान रखना। तो इससे जो भी निकलेगा आपको क्या करना है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड ले लेना है, क्योंकि आपको पता है ए क्रॉस बी वेक्टर से तो एक नया वेक्टर निकलेगा, लेकिन एरिया तो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो जो भी वेक्टर निकलेगा उसका आपको मैग्नीट्यूड निकाल देना है, तो वो आपका फाइनल आंसर इससे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन को पढ़िए, क्या लिखा है, शो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। ओके, तो ये देखिए आपका क्या कहते हैं, कोई भी एक वेक्टर होता है कि अगर उसने बोल दिया ये है ओ, किसी को भी मान लो, चलो ये ओ जेड मान लो, दिस इज ओ वाई, दिस इज ओ एक्स, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो कोई भी एक वेक्टर हो सकता है आपका, वो जो वेक्टर है वो कह रहा है कि ये ना इंक्लाइंड इन सबसे इतने इतने एंगल पे है, तो ये सारे एंगल्स इक्वल बता रहा है, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ठीक है। अब आप इसको मत कहना से ये अल्फा कैसे हो गया, तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन बेटा ये फर्क होता है, ये 3D में यहाँ पे शो नहीं कर सकता ना आपको, तो ये देखने में बड़ा एंगल लग रहा है, बट वो आउटसाइड द स्क्रीन है, ये स्पेस में है ये पॉइंट। तो आप बस इतना समझिए कि इसमें बोला है वो इक्वली इंक्लाइंड है सारी एक्सिस के साथ, यानी कि एंगल जो बना रहा है ना सारी एक्सिस के साथ, वो क्या बना रहा है, इक्वल बना रहा है। तो आपको शो करना है कि ये जो डायरेक्शन कोसाइंस है ना, क्या कहते हैं, इसके होंगे 1/√3 1/√3 1/√3। तो बहुत सिंपल सा है, देखिए डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकाले जाते हैं, आपको आपको एक चीज सिखाई थी यहाँ पे, L² + M² + N² इज इक्वल्स टू 1, राइट। और आपको ये भी सिखाया था cos² अल्फा, क्योंकि ये जो L होता है ये क्या होता है, कोसाइन होता है ना, एंगल का कोसाइन होता है, तभी डायरेक्शन कोसाइन बोला जाता है। M क्या होता है, कॉस अल्फा बीटा गामा, N होता है गामा, ठीक है। यहाँ पे बीटा और गामा जो है ना वो अल्फा के इक्वल ही है, तो जब आप इस इक्वेशन को यहाँ पे पुट करोगे, ये इंपॉर्टेंट है भाई, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, जब यहाँ पे ये चीज पुट करोगे ना, एल की जगह cos² अल्फा, एम की जगह यहाँ पे आप लिखना हेयर अल्फा इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा है, गिवन है ये चीज, इक्वली इंक्लाइंड बोला है ना, तो इसकी भी जगह क्या लिख सकते हो, cos² अल्फा, इसकी भी जगह cos² अल्फा इज इक्वल्स टू 1/3, तो ये कितना आ जाएगा 3 cos² अल्फा इज इक्वल्स टू 1, तो cos² अल्फा कितना आ गया आपका 1/3, तो cos अल्फा की वैल्यू बता दो कितनी आ जाएगी 1/√3, ठीक है। तो ये आपका आ गया 1/√3, तो ये भी कितना आ जाएगा बेटा, ये भी 1/√3, ये भी 1/√3, तो आ गया, आपने प्रूफ कर दिया इसको। हाँ, तो यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन आ सकती है कि cos² उधर गया तो ये प्लस माइनस होएगा नहीं होएगा, ऑफ कोर्स होएगा, बट आपको क्वेश्चन में देखना है, क्वेश्चन में आपसे शो दैट करने के लिए क्या बोला है, तो आपको शो क्या करना था 1/√3 1/√3 1/√3, तो सिर्फ आप इसी को शो करो। अगर क्वेश्चन में बोलता है 1 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3, तो आप ये लिखना, तो आप यहाँ पे लिख दोगे हेंस प्रूव्ड, खत्म। तो यहाँ से आप ऐसे लिखना L इज इक्वल्स टू M इज इक्वल्स टू N इज इक्वल्स टू 1/√3, हेंस प्रूव्ड। तो देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दे रखा है प्लस माइनस, तो ये आपका प्लस माइनस के हिसाब से आएगा, दैट्स इट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्या है इसमें, इसमें आपको दे रखा है ए वेक्टर, तो ठीक है कुछ ना कुछ दे रखा है, फिर देखते हैं बी वेक्टर आपको कुछ गिवन है, फिर आपको यहाँ पे दे रखा है सी वेक्टर, राइट। तो सी वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर डी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर, राइट। ए वेक्टर बी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड सी इंटू डी वेक्टर, मतलब अच्छा आपको, अरे बहुत इजी है, आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे बोला है फाइंड अ वेक्टर डी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ, देखो इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए वो वेक्टर, राइट। तो पहले तो सबसे पहले ना आप लेट कर लो, लेट डी वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये डी है ना, तो इसको D1 बनाए क्या,
D2 J कैप प्लस D3 K कैप ले लो। ठीक है, पहले तो आप लेट कर लो। अब आपको एक चीज जरूर पता है इसके अंदर, क्या कहते हैं, ये जो है ना, ये परपेंडिकुलर किस किस के होने चाहिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होना चाहिए, राइट, ये चीज आपको पता है। अब यहाँ पे ना बच्चों को होगी एक कंफ्यूजन, वो सोचेंगे कि सर ये कर देते हैं हम तो ए क्रॉस बी वेक्टर निकाल लेते हैं, इससे जो वेक्टर आएगा ना वो तो सर परपेंडिकुलर ही होता है इन दोनों के, बात बन गई। लेकिन हम ये चीज यहाँ पे अप्लाई नहीं करने वाले। रीजन है इसका, इसमें ना आपसे क्या मांगा है उसने, आपसे अगर उसने सिर्फ इतना मांगा होता कि कोई भी एक ऐसा वेक्टर निकालो जो परपेंडिकुलर है इन दोनों के, तो आप पता है सीधा क्रॉस प्रोडक्ट निकालते, जो आंसर आ जाता ना आपका वो परपेंडिकुलर टू डीज टू हो जाता, राइट। लेकिन अब आगे ना उसने कंडीशन और डाल दी है, और वो कंडीशन क्या है, सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर जो है ना, ये आपको इसने बोल दिया 15 है। सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर ये बोल दिया इसने 15 है, राइट। तो अब आपको पता है क्या करना पड़ेगा, आपको डॉट प्रोडक्ट पे जाना पड़ेगा। इसने बोला ए वेक्टर और डी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 हुआ। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब थीटा 90 और डॉट प्रोडक्ट में लगता है कॉस कॉस, तो कॉस 90 होता है आपका 0। तो ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर का आएगा 0। ए वेक्टर आपके पास दे रखा है, चलो इसको मैं साथ साथ सॉल्व कर लेता हूँ। ये है आई कैप 4j कैप प्लस 2k कैप, ये आपको दे रखा है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप, राइट। और सी वेक्टर दे रखा है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, राइट। तो अब इसको यहाँ पे पुट कर लीजिए, ए वेक्टर की जगह i कैप प्लस 4j कैप। चलो मैं यहाँ पे डायरेक्ट, चलिए यहाँ डायरेक्टली लिख लेता हूँ। देखो आई इंटू डी वन, यहाँ पे ये डी का लिखोगे ना, आई इंटू डी वन मतलब 1 इंटू डी वन कितना आएगा, डी वन आई कैप, राइट। आई कैप नहीं आएगा, सॉरी, डॉट प्रोडक्ट लिख रहे हैं ना, तो 1 इंटू डी वन, फिर 4 इंटू डी टू यानी 4d2 प्लस 4d2 ऐसी प्लस 2d3 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। सिमिलरली आपको ये काम करना है बी वेक्टर के साथ भी, क्योंकि इसके भी तो परपेंडिकुलर है। तो ये आपका आ जाएगा क्या कहते हैं, 3d1 माइनस 2d2 और प्लस 7d3 इज इक्वल्स टू 0, राइट। और तीसरा आपको दे रखा है c डॉट d इज इक्वल्स टू 15 दिया हुआ है, तो आप इसको यहाँ पे इससे सॉल्व कर लो। 2d1 माइनस d2 प्लस 4d3 इज इक्वल्स टू 15। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेटा आपकी ना मैथमेटिक्स काम में आने वाली चीज है। तो अब आपको इसको मेन चीज है, ये तीन जो इक्वेशन वाली चीज है ना, यहाँ से सॉल्व करके d1 की वैल्यू और D2 की वैल्यू, D3 की वैल्यू आपको सॉल्व करके निकालनी है। तो देखो सॉल्व करने के काफी सारे तरीके हैं, आपको जो तरीका बेटर लगे आप वो कर सकते हो। आपका काम क्या है, यहाँ पे दो के रिस्पेक्ट में लेके आ जाओ। जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है इतना, तो आप एक काम कर सकते हो, इसको रिड्यूस कर लीजिए। जैसे यहाँ से ये जो D1 है, D1 की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करो और यहाँ पे पुट करो। जब आप यहाँ पे D1 की वैल्यू निकाल के पुट कर दोगे ना बेटा, तो ये आपका पता है सॉल्व होके कितना आ जाएगा, ये आएगा D2 एंड D3 के रिस्पेक्ट में, राइट। जब आप D1 को यहाँ से निकालोगे ना, D1 कितना आ जाएगा, -4d2 -2d3। आप इस इक्वेशन को यहाँ डालिए और सिमिलरली यहाँ पे पुट करो, ये भी D2 एंड D3 के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। अब ये दो वेरिएबल्स में आ गया। इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को आप कैसे सॉल्व करते थे, एलिमिनेशन से। जब एलिमिनेशन से सॉल्व करोगे ना, D2 की वैल्यू भी आ जाएगी, D3 की वैल्यू भी आ जाएगी। इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर लो, या यहाँ पे, फिर D1 की वैल्यू निकाल लो। मतलब यहीं पे पुट कर लेना D2 और D3 जो भी आएगा सॉल्व होकर एलिमिनेशन मेथड से। तो आपके पास D1 भी आ जाएगा, D2 भी आ जाएगा एंड D3 भी आ जाएगा। तो आप इसको यहाँ पे पुट कर देना, तो आपके पास आ जाएगा D वेक्टर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। इसमें मैं आपको हिंट दूंगा, आप उसको ऐसे ही करना, ठीक है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, कौन कौन सा वेक्टर, इसके ना नाम आप डाल लिया करो। जब भी ऐसा होता है ना, तो आप नेमिंग कर दोगे तो इजी हो जाता है। मान लो हो गया ए वेक्टर, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड विद अ यूनिट वेक्टर। अब इसने पता है क्या बोला है, इसका स्केलर प्रोडक्ट एक यूनिट वेक्टर के साथ। लेकिन वो यूनिट वेक्टर क्या है बेटा, ये चीज तो अभी तक आपको पता ही नहीं वो यूनिट वेक्टर है क्या। तो उस यूनिट वेक्टर को चलो यू वेक्टर से डिनोट कर लो, ठीक है। अब क्या बोला है, विद अ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर्स
इतना एंड इतना। अभी देखो इसने क्या बोल दिया, जो यूनिट वेक्टर है ना वो किसके अलोंग निकल रहा है, वो निकल रहा है आपका एक कुछ नए वेक्टर का नाम दे दिए, बी वेक्टर मान लो उसको, और तीसरे वाले को मान लो सी वेक्टर। अब यहाँ पे जो सी वेक्टर है ना वो आपको दे रखा है लैम्डा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब ये जो बी वेक्टर है ये आपको दे रखा है 2i कैप 4j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है, आपको आगे क्या निकालना है, इज इक्वल टू 1। अब आप पूरी इक्वेशन को ना कनेक्ट करो। उसने बोला है ये इस स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस, और ये कैसे निकलेगा, इन दोनों का जो सम करोगे ना बेटा, इन दोनों का जो सम करोगे बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसका ना यूनिट वेक्टर निकालोगे, ये आपका आएगा। इसको सॉरी ऐसे लिखो, क्या बोला है, यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर्स ना, तो आप इसका और इसका सम करना, ऑफ कोर्स लैम्डा के रिस्पेक्ट में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जो भी आएगा ना आप उसका बेटा जो यूनिट वेक्टर निकालोगे ना वो यही है यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब जो भी आएगा ना बी और सी को ऐड करके उसका यूनिट वेक्टर निकालना, फिर वो आपका यू वेक्टर के बराबर हो जाएगा। फिर आपका काम है ए वेक्टर डॉट यू वेक्टर, इन दोनों के बीच का जो स्केलर प्रोडक्ट है उसको इक्वेट करना है 1 के साथ, और 101% आप यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपको क्या बोला है, इफ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। ध्यान रखना भाई, इन सब के मैग्नीट्यूड जो बोले ना इक्वल है, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड सी का मैग्नीट्यूड। और ये भी बोला हुआ है कि ये तीनों आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसका मतलब तो ये है कि ए बी वेक्टर भी जीरो होगा, बी सी वेक्टर भी जीरो होगा, और ए सी वेक्टर भी जीरो होगा। डॉट प्रोडक्ट भाई इनके, ठीक है, जो डॉट प्रोडक्ट होंगे जीरो होंगे, क्योंकि बोला है कि म्यूचुअली। देखो ये चीज है ना हमेशा आपको क्वेश्चन से बनानी है, डायरेक्टली नहीं देंगे, वो कुछ वर्ड्स बोलेंगे आपको हमेशा क्वेश्चन से बनाना है। आगे बोला है शो दैट द वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। राइट, आपको इक्वली इंक्लाइंड का निकालना है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है पहले तो ये जान लो। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब बहुत सिंपल सा है कि ये जो है ना एंगल के बारे में बात कर रहा है, इसके बारे में बात कर रहा है, आपका एंगल के बारे में बात कर रहा है। तो अब आप देख लीजिए भाई, एंगल के बारे में अगर ये बात कर रहा है तो क्या होएगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए। इसने इसका सम बोला है ना इक्वली इंक्लाइंड, इसका सम इक्वली इंक्लाइंड विद व्हाट, इक्वली इंक्लाइंड विद ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, मतलब इन सारे वेक्टर से ना ये इक्वली इंक्लाइंड है। अब ये देख लीजिए, एक चीज मैं बता देता हूँ, इसको आप मान लो डी वेक्टर। ठीक है, ये एक नया वेक्टर बन गया इन सब का सम। ये कह रहा है कि ये इसके साथ जितना इंक्लाइंड है उतना ही इसके साथ इंक्लाइंड है और उतना ही इसके साथ इंक्लाइंड है। राइट, इतनी बात तो क्लियर हो जानी चाहिए आपके दिमाग में। अब अगर इक्वली इंक्लाइंड है तो आप कैसे निकालते हो, कॉस थीटा से निकालते हो। तो पहले वाले का मान लो कॉस थीटा 1, ठीक है, एंगल होगा ना मान लो डी और ए वेक्टर ये आपस में इंक्लाइंड है थीटा 1 एंगल से। अब यहाँ पे बेटा आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या था, ए वेक्टर, अगर आप इसके और इसके बीच का एंगल निकालना चाह रहे हो ना बेटा, तो ये हमेशा ऐसे ही निकलेगा, ए वेक्टर ये डी वेक्टर। राइट, ये इतना आ गया। जब आप बेटा इसको सॉल्व करोगे ना तो आप देख लेना आपका कितना आंसर आता है। ये देख लीजिए, ये कितना है आपका, डी वेक्टर क्या है और ए वेक्टर, ए वेक्टर तो एज इट इज रहेगा। राइट, डी वेक्टर क्या था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, राइट, अपॉन ये तो आपका एज इट इज रहने वाला है ए वेक्टर, और नीचे का पार्ट आपका रहेगा सेम, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसका मॉड। जब आप देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये दोनों बेटा क्या कहते हैं, जब सेम वेक्टर आपस में डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है उनका, ये आता है इतना। ठीक है, ये आपको सिखाया हुआ है कि डॉट प्रोडक्ट इन सब का जो सेम का होता है वो होता है इतना। राइट, फिर प्लस ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर सी वेक्टर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी, नीचे के तो वही, नीचे का तो सेम ही रहने दीजिए। ठीक है, और ये आएगा ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब आप देख लीजिए ये जीरो नहीं होगा, ऑफ कोर्स जीरो होगा, ये नहीं जीरो होगा, ये भी जीरो होगा क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये सॉल्व होके आपका आता है इतना। राइट, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, अब देखो ऐसे ही मैं सिमिलरली डायरेक्टली लिख देता हूं कि जैसे इस केस में इतना है ना, अगर यहाँ पे आप b इंटू डी कर दोगे ना तो बेटा ये चेंज होके इतना आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब आप एक बात बताइए,
क्वेश्चन में दे रखा है ये सारे मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ये भी तो इक्वल होगा भाई ए के, इसके ही बराबर होगा ये भी, ठीक है। ऐसे ही जो cos थीटा 3 भी आएगा ना, वो भी इसी के बराबर आएगा, उसको मैं सॉल्व नहीं करके दिखा रहा, तो सारे इक्वल आ रहे हैं, तो हेंस प्रूव्ड कि ये सारे इक्वली इंक्लाइंड है इसके साथ। डन। तो बच्चों एक चीज और देख लेना, काफियों की बुक में ना मिस प्रिंटिंग हो रखी है क्वेश्चन नंबर 14 की। उनकी बुक में ऐसे दे रखा है कि एबीसी ये दोनों कंडीशंस तो दे रखी है, बट क्या कहते हैं वहां पे ये बोला हुआ है शो दैट द वेक्टर सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल्स टू 15 इज इक्वली इंक्लाइंड। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन ही गलत हो गया, क्योंकि ये सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर कोई वेक्टर ही नहीं होता, ये तो एक्चुअली एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और हम एक स्केलर क्वांटिटी को कैसे बता सकते हैं कि वो इस वेक्टर के साथ इंक्लाइंड है या नहीं है? अगर इंक्लिनेशन चेक करना होता है तो हमें ये होना चाहिए कि वो दोनों वेक्टर होने चाहिए, और सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर कोई वेक्टर नहीं होता, ये तो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो आप इसको करेक्ट करके इस क्वेश्चन को फिर से अपनी बुक के अंदर सही करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या बोला हुआ है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर का दिस मॉडुलस का स्क्वायर, इसका मॉडुलस का स्क्वायर, इफ एंड ओनली इफ, ये अच्छा ये प्रूव करना है, और ये कब होएगा, इफ एंड ओनली इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। यानी अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि ए डॉट बी अगर जीरो आ रहा है तो ये चीज ट्रू है, ठीक है। आगे एक चीज और बता दी, ए वेक्टर और बी वेक्टर ना नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, तो वो उन्होंने ऐसे शो कर दिया आपका कि ये इक्वल टू जीरो नहीं है और ये भी इक्वल टू जीरो नहीं है, यानी नॉन जीरो वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है। आप सिर्फ इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा लो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा लो, तो ये आपका ए वेक्टर ये आपका इतना आ जाएगा, फिर प्लस ए इंटू बी के दो टर्म आ जाएंगे ऐसे, ठीक है, फिर प्लस बी वेक्टर का ये स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन में इतना है। अच्छा ठीक है यार, ये तो हो ही गया, इससे ये कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है, तो टू इंटू ए बी जीरो आ रहा है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आएगा, जीरो। अगर ये इक्वल्स टू जीरो आ रहा है और एट द सेम टाइम क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों में से और कोई जीरो नहीं है, तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, दैट कि ये जो आपका यहाँ पे कॉस थीटा है ना, वो आपका क्या कहते हैं, ये आपका है जीरो। कॉस थीटा जीरो होने का मतलब है थीटा कितना आएगा, 90 डिग्री, हेंस दे बोथ ऑफ देम आर परपेंडिकुलर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज सो कंसेप्चुअल, कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या लिखा है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एक ए वेक्टर है एंड बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का एक एंगल है, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ओनली व्हेन, वो कह रहा है कि ये दोनों ना ग्रेटर देन जीरो होंगे, यानी नेगेटिव नहीं होंगे। ये कह रहा है कि ठीक है नेगेटिव नहीं होंगे, किस केस में नहीं होंगे, तो एक सिंपल सी चीज है यार, ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसके साथ भाई डॉट प्रोडक्ट में क्या लगता है भाई, कॉस थीटा। तो सिर्फ आपको इतना सा ध्यान देना है यहाँ पे कि भाई थीटा के साथ आपको कौन से क्या कहते हैं क्वाड्रेंट के अंदर ये कॉस थीटा आपका पॉजिटिव रहता है, मतलब नेगेटिव वैल्यू ना शो करे। तो इसका तो सिंपल सा है भाई, ये जो थीटा है आपका जीरो से और पाई बाय टू के बीच में अपनी वैल्यू पॉजिटिव रखता है, सिंपल एज दैट। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। तो इसमें एक चीज का ध्यान रखना भाई, एक क्वेश्चन ए एक बन रहा है ऑप्शन ए और एक बन रहा है बी, तो आपको ना बी वाला सिलेक्ट करना है, रीजन, रीजन था बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू भी लगा था, तो यहाँ पे यानी कि जीरो भी आ सकता है 90 भी आ सकता है, तो इस चीज का आपको पूरा ध्यान रखना है। और बहुत सिंपल है कॉस थीटा, बस आपको देखना था पॉजिटिव किस में आता है, क्योंकि अगर ये नेगेटिव आता तो लेस देन जीरो हो जाता ना, दैट्स इट। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 7 में देख लीजिए क्या देखा लिखा हुआ है, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी टू यूनिट वेक्टर, दोनों यूनिट वेक्टर बता दिए, यानी इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है ना भाई, ये तो आपको पता होना चाहिए, ये 1 के बराबर होगा, ठीक है। एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, यानी कि डॉट बी ए डॉट बी वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, ऐसे, ठीक है, कॉस थीटा, राइट। ये तो 1 1 हो जाएगा, यानी ए, अभी तो मैंने क्वेश्चन पूरा भी नहीं पढ़ा बट मैं ऐसे अपने आप बना रहा हूँ, ठीक है। इतना, देन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर इफ, अच्छा ये कह रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा ओनली इफ थीटा की वैल्यू, ठीक है। अब एक बात समझो आप कि आप ए वेक्टर
प्लस बी वेक्टर जो है ना, इसको निकालो। ये यूनिट वेक्टर होगा, पहले हम मान के चल रहे कि यूनिट वेक्टर है। तो बेटा अगर ये यूनिट वेक्टर है तो आप क्या कर सकते हो, आपने एक ये अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, मैंने आपको एक इसकी वैल्यू निकालने का तरीका बताया था। आप हमेशा क्या करना, आप ऐसे कर सकते हो कि मतलब ए डॉट ए ऐसे लिख सकते हो, ये जो ए डॉट ए होता है ना इज इक्वल्स टू कितना होता है, राइट। तो आप यहाँ पे यही सेम चीज अप्लाई करो, ए वेक्टर इन दोनों का सम यह आएगा इसके बराबर, इज इक्वल्स टू 1 ही आने वाला है। अब आपका काम है बस इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा लो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैं थोड़ा जल्दबाजी में लगा रहा हूँ, आप देख के लगा लेना। इतना आ गया, राइट। अब इसके अंदर आपको ये दोनों यूनिट वेक्टर दिए हुए, कोई दिक्कत नहीं है, ए वेक्टर बी वेक्टर ये तो एज इट इज रहेगा। और ये आपका 1 है, ये भी आपका 1 है, ये इधर जाएगा भाई -1 हो जाएगा, राइट। इस चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को, ये आपका बन जाएगा -1। तो यहाँ से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आ रहा है -1/2। अब आप एक बात सोचिए, मैंने जो ऊपर अपने आप से ये चीज लिखी थी, यहाँ से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जगह क्या लिख सकते हो आप, कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -1/2। तो कॉस थीटा -1/2 भाई कितने पे होता है, थीटा इज इक्वल्स टू, अभी आप अपने आप से निकाल सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने पढ़ी हुई है। तो ये -1/2 है, तो यानी कि कॉस थीटा मैं बता देता हूँ, ये आएगा कॉस 1/2 कितने पे आता है भाई आपका, कॉस आता है π/3 पे, ठीक है, π/3 पे आता है। और ये नेगेटिव कहाँ होता है भाई, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आपको नेगेटिव मिल जाएगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस पाई माइनस π/3 दैट इज 2π/3, कॉस 2π/3 ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, तो थीटा आ जाएगा भैया आपका 2π/3। तो ये हो गया आपका सॉल्व और आपका आंसर आ गया डी ऑप्शन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। देख लीजिए भाई क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, द वैल्यू ऑफ आई कैप, इसकी निकालनी है वैल्यू। अच्छा ये तो आपको सिंपल तरीके से निकाल ही लोगे आप इसको, अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट और ये डॉट प्रोडक्ट मैंने आपको जो सिखाए थे याद होंगे तो आप निकाल ही लोगे। तो देखिए कैसे निकलेगा, आई कैप इंटू, देखो जे इंटू के लिखा है, याद करो आप सर्कुलर लूप, यहाँ पे आपको सिखाया था ये आई कैप होता है, इसी लूप में चलेंगे जे कैप और ये होगा के कैप। तो आप ये देखो आई इंटू जे इंटू के बोला है, जे इंटू के मतलब इस लूप को फॉलो कर रहा है, तो आप इसकी जगह आई कैप ही लिखोगे, जे कैप क्रॉस के कैप की वैल्यू आएगी आई कैप, ठीक है। अच्छा इसमें डॉट है, बीच में डॉट है, डॉट प्रोडक्ट आई कैप इंटू के कैप, देखो आई कैप अब ऑपोजिट जा रहा है, तो पता है क्या करोगे, इसको जे कैप इंटू माइनस जे कैप ही करना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। आई कैप इंटू जे कैप बोला है तो भाई इसको के कैप लेना पड़ेगा आपको, प्लस के कैप इंटू के कैप। तो आप देख लीजिए ये कितना आएगा, ये इतने का स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका नेगेटिव नेगेटिव जे कैप का स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका इतने का स्क्वायर। तो ये 1 होता है, ये -1 होता है, ये +1 होता है, आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा +1। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम कर रहे हैं मिसलिनियस का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। इसमें देख लीजिए क्या लिखा है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का क्या है, ये थीटा एंगल है, तो मतलब मैं इसको ऐसे इंटरप्रेट कर लेता हूँ, ठीक है। देन आगे बोला है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मॉड इज इक्वल्स टू दिस, कब, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू, अच्छा थीटा जब क्या होगा कि ऐसा इक्वल हो, बहुत सिंपल। देख लीजिए पहले तो ये वाला पार्ट तो मैंने निकाल ही दिया, इसका मतलब क्या होएगा, इसका मतलब होगा इतना इतना और ये होगा इतना, ठीक है। बस क्या हुआ, इसका जब मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ ना, तो ये तो मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ही रहेगा, सेम यहाँ पे रहेगा, इसके साथ ये लग जाएगा मॉड्यूलस, ठीक है। ए क्रॉस बी अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर यहाँ पे आपको एक चीज सिखाई गई थी क्या, साइन थीटा। साइन थीटा एन कैप भी होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा हूँ ध्यान देना, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मैग्नीट्यूड, पहले तो ये आप एन कैप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद आप क्या लिखोगे, ये तो एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा, साइन थीटा पे मॉड लग जाएगा। और देखो जब आप किसी यूनिट वेक्टर का जब मॉडुलस निकालते हो भाई, मैग्नीट्यूड तो 1 ही आता है, तो 1 आएगा तो ये 1 से मल्टीप्लाई होके कितना सॉल्व हो जाएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर और ये साइन थीटा, ठीक है। अब आपका काम क्या है, इनको इक्वेट करना, इसकी जगह लिखोगे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा का मॉडुलस के साथ साइन, ठीक है।
फिर इसके बाद क्या कहते हैं, आप इसका देख लो, ए वेक्टर, बी वेक्टर, साइन थीटा, इस तरह, ठीक है। ये एन कैप कैसे चला गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल लिया उसका। ये और ये कैंसिल हो रहे हैं। बस अब आपको इतना ध्यान रखना है कि भाई कॉस थीटा और साइन थीटा ये दोनों इक्वल कब होते हैं, ये तो सिंपल सा आपको पता ही है। ये जब थीटा की वैल्यू ना π/4 होती है तो ये दोनों 1/√2 वैल्यू शो करते हैं। तो आ गया आपका आंसर, थीटा इज इक्वल टू π/4, डन। हाँ तो बच्चों यहाँ पे हमारी खत्म होती है आपके चैप्टर नंबर 10 ऑफ मैथ्स पार्ट 2, वेक्टर एलजेब्रा। यहाँ पे भी द एंड होता है उसका। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर आएंगे तो मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने की। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो इस चैप्टर में, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं आपको कौन सा टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है। तो आई ट्राई टू मेक अनदर वीडियो ऑफ इट विद डिफरेंट एग्जांपल्स, ताकि आपको कैसे ना कैसे करके चीज समझ में आ ही जाए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज शेयर इट विद फ्रेंड्स, हिट द लाइक बटन, आल्सो हिट द बेल आइकन। अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योगिक क्लासेस।